हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंट की। आज से हम लोग एक नई क्लास को करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंट। अब बात करते हैं कि कॉरपोरेट अकाउंट किस में काम आएगा। तो ये बीकॉम करो चाहे एमकॉम करो, ये सभी में काम आएगा। और अगर हम लोग बात करें कि टीजीटी की चाहे पीजीटी की, उसमें भी क्वेश्चन कुछ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंट की, पूरी डिटेल में क्लास करने वाले हैं कि कॉरपोरेट अकाउंट का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेट अकाउंट को मैं किस मतलब कि डिविडेंड के बारे में क्या क्या होता है। तो इसमें जो हम लोग क्लास नंबर 1 में करने वाले हैं, क्लास नंबर 1 जो है आज हम लोग करने वाले हैं, और टॉपिक का जो रहने वाला है हम लोगों का नाम कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि लाभों का बंटवारा। जब कंपनी, चाहे कोई कंपनी हो, कंपनी क्या कमाती है, अर्निंग के रूप में प्रॉफिट कमाती है। अब प्रॉफिट के रूप में अर्निंग जब कमाती है तो क्या करती है कि उसका बंटवारा किस प्रकार से करेगी, ये किसे तय करना होता है। इन सब बातों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंट में थ्योरी का पोर्शन है, इसको हम लोग करेंगे, और न्यूमेरिकल के पोर्शन को भी करेंगे। लेकिन पहले हम लोग करने वाले हैं थ्योरी, जितनी पोर्शन है उसको करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, चैप्टर का नाम है हम लोगों का लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा, लाभों का बंटवारा, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभांश, डिविडेंड जिसे बोलते हैं, और आधिक, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड एंड सरप्लस अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देंगे कि किस प्रकार से ये इसको हम लोग जानने वाले हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभों का बंटवारा। बंटवारा चाहे किसी का भी हो, हम लोगों को करना पड़ता है। चाहे हम लोग किसी भी की बात करें, चाहे हम लोग कोई जगह, जैसे मान लो कि एक पिता के 2 पुत्र थे, उसमें बंटवारे की बात हो, चाहे लाभों का बंटवारा हो साझेदारी में। जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो मान लो 2 पार्टनर हैं, ठीक है, एक है ए पार्टनर और एक है बी पार्टनर। तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया 2000 रुपये, ठीक है, तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया 2000 रुपये, तो इसका भी जो लोग बंटवारा करेंगे तो ये किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है लाभों का बंटवारा, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, किसी भी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर में, अर्जित लाभों का विभिन्न कार्यों जैसे संचयों में हस्तांतरण, अधिलाभांश, अंशों के निर्गमन में संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लाभों का बंटवारा कहलाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी के विभाजन योग्य लाभ का विभिन्न कार्यों में संचालकों द्वारा नियोजन लाभों का बंटवारा कहलाता है। तो इसको आप लोगों ने इंग्लिश में, आप लोगों को कम समझ में आया होगा, तो कोई नहीं, हम लोग इसको समझाते हैं कि मान लो कि कोई कंपनी है, उसने वित्तीय वर्ष में लाभ कमाया, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपने जो है, जैसे मान लो कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाए 50,000 रुपये, सबसे पहले क्या करेगी, उसमें टैक्स लगाएगी। जो टैक्स बनेगा उसको, टैक्स को देने के बाद कंपनी क्या करेगी कि एक निश्चित राशि प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। तो ये लिखा हुआ है कि संचयों में हस्तांतरण करेगी, तो कहाँ करेगी, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अधिलाभांश, अधिलाभांश का मतलब होता है कि किसी को अगर मान लो कि सरप्लस के रूप में किसी को देना है, मतलब कि डिविडेंड देना है, तो उसको देगी। अंशों के निर्गमन संचालकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लाभों का बंटवारा कहलाता है। तो जो, जैसे मान लो कि 50,000 है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपये, उसमें टैक्स लगा मान लो 50%। अब 50,000 का अगर हम लोग 50% टैक्स लगाएं तो वो होता है 25,000 रुपये। अब 25,000 टैक्स लगाने के बाद शेष अमाउंट कितनी बची, 25,000 रुपये। शेष अमाउंट कितनी बची, 25,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट कैसा है, तो ये प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट कैसा है, तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और ये कैसा था, तो ये था बिफोर टैक्स। अब टैक्स लगने के बाद कंपनी कहती है कि 20% हम लोग इसको कहाँ ले चलते हैं, इसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं।
तो संचयों में हस्तांतरित करेंगे, तो इसमें हम लोग 20% की बात करें तो 5,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। तो शेष अमाउंट कितनी बची? तो शेष अमाउंट बची हम लोगों की 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये जो बचे हैं उसको हम लोग किसको देंगे? तो आप लोग कहेंगे कि इसका ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लोग जो डायरेक्टर्स हैं वो बंटवारा करेंगे। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लाभों का बंटवारा करेंगे। तो ये जो लाभ हैं इन्हीं को बोलते हैं लाभों का बंटवारा। दूसरे शब्दों में कंपनी के विभाजन योग्य लाभ का विभिन्न कार्यों में संचालकों द्वारा नियोजन लाभों का बंटवारा कहलाता है। मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50, टैक्स लगा दिया, अब 25,000 बचे हैं। तो ये जो लाभ है, इसमें से कंपनी ने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जनरल रिजर्व में। मान लो एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड में कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, और शेष अमाउंट बची तो शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो इनका जो बंटवारा किया है इन्हीं को बोलते हैं लाभों का बंटवारा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विभाजन योग्य लाभ। विभाजन योग्य लाभ की इंग्लिश बोलते हैं हम लोग कि डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं ना, हम लोग शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे हम लोग बात करें कि कंपनी के अर्जित लाभ, कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। अर्जित का मतलब होता है अर्न करना, अर्जित लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। कंपनी अर्जित लाभों में से विभिन्न प्रकार के संचयों में हस्तांतरित करने तथा लाभ का वह भाग जो संचालकों की राय में आने वाले वर्षों के लिए ले जाना उचित है कि घटाने के बाद शेष लाभ को उचित रूप से अंशधारियों में बांटे जा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया, उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंपनी के अर्जित लाभों में विभिन्न प्रकार के संचयों। मान लो कंपनी ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया और उसमें उसने इनकम टैक्स लेस कर दिया। मान लो टैक्स जो है उसकी रेट है 50%, ठीक। तो टैक्स लग गया 50%, तो 50,000 लग गया हम लोगों का टैक्स। अब बची अमाउंट कितनी? तो आप कहेंगे कि बची अमाउंट 50,000। अब 50,000 बचने के बाद कंपनी क्या करेगी? ये बांट थोड़ा ना देगी। कंपनी कहेगी कि हम अपनी स्थिति कैसी करेंगे? थोड़ी सी मजबूत करेंगे। मजबूत का मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़ी सी। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेगी कंपनी? इसमें से, इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख देगी। थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख दिया तो उसने मान लो कि 20% क्या कर दिया? ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर दिया, ठीक है। 20% क्या कर दिया? ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो 20% का कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे कि इसका होगा 10,000 रुपये। तो शेष अमाउंट कितनी बची? तो आप कहेंगे 40,000 बची। अब मान लो कि एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड बनाया था कंपनी ने, तो कंपनी ने उसमें 10% रख दिया, तो 10% उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो 10% मतलब इसका 4,000 रुपये। तो शेष अमाउंट कितनी बची? तो आप कहेंगे 36,000 रुपये। अब जो कंपनी ने अर्जित लाभ कंपनी के कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी ने सारी की सारी अपनी डिडक्शन को माइनस किया, मतलब अपने जो खर्चे हैं उनको घटाने के बाद, देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि हस्तांतरित करने तथा लाभ का वह भाग जो संचालकों की राय में आगे आने वाले वर्षों में ले जाना उचित है। तो आगे आने वाले वर्षों के लिए हमने क्या रख लिया है? जनरल रिजर्व रख लिया है, और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड रख लिया है, और भी बहुत सी जो फंड हैं उनको क्रिएट करने के बाद जो शेष अमाउंट बचे, तो ये शेष अमाउंट कितनी बची? आप कहेंगे 36,000। तो 36,000 किसको देंगे? आप कहेंगे शेयर होल्डर्स को देंगे। तो जो शेयर होल्डर्स को अमाउंट देते हैं ना हम लोग, तो उसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। विभाजन योग्य लाभ। अब आप कहेंगे कि वो क्या था? तो वो था लाभों का बंटवारा। तो लाभ जैसे मान लो 1 लाख कमाया, 1 लाख में हमने इनकम टैक्स दे दिया, उसके बाद 20% रिजर्व में रख दिया, इसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड में रख दिया। तो ये जो बंटवारा हम लोगों ने किया है इसे बोलते हैं लाभों का बंटवारा। और विभाजन योग्य लाभ उसे बोलते हैं जो शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ, ठीक है। अब उसके बाद भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की, कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड का मतलब क्या क्या जानते हैं हम लोग, उसको भी जान लेते हैं। डिविडेंड कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बात आती है डिविडेंड की। तो लाभांश जिसे बोलते हैं
और डिविडेंड। आपको पता है कि डिविडेंड हम लोग दो प्रकार के हम लोगों के शेयर होते हैं, दो प्रकार के। उनके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, आप लोग कहेंगे कि एक होते हैं हम लोगों के प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं हम लोगों के इक्विटी शेयर। तो किस पे डिविडेंड की रेट फिक्स होती है? तो आप लोग कहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। और इक्विटी शेयर जो होते हैं वो हम कंपनी के ओनर होते हैं, इसीलिए इनकी जो परसेंटेज होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो डिविडेंड का मतलब जानते हैं कि डिविडेंड इन दोनों पे दिया जाता है, ये बात निश्चित है, लेकिन मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड का आशय, लाभांश का आशय, कि लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ, मतलब कि विभाजन योग्य लाभ डिविजिबल प्रॉफिट का वह भाग है जो, मतलब कि जो 36,000 देते हैं ना हम लोग, जो अंशधारियों को अपनी पूंजी के प्रत्यय, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम लोग लाभांश कहते हैं। कंपनी लाभांश का वितरण उन लाभों से करती है जो इस व्यापारिक हानियां, आयकर प्रावधान की राशि तथा सामान्य संचयों में पर्याप्त राशि हस्तांतरित करने के बाद शेष बचती है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताया है कि जो ये कंपनी का क्या है, लाभांश है। तो ये लाभांश कैसे आया कंपनी का, कि कंपनी लाभांश का वितरण उन लाभों में से करती है जो व्यापारिक हानि, अगर मान लो कंपनी को हानि हुई तो उसको पहले माइनस करेगी, आयकर मतलब इनकम टैक्स देगी, उसके बाद सामान्य संचय में हस्तांतरित करेगी, और अगर मान लो कहीं करना है तो वो उसको करेगी, और जो शेष अमाउंट बचेगी उसको शेयर होल्डर्स को देगी। अब शेयर होल्डर्स को मिलने वाली अमाउंट लाभांश कहलाएगी। अब लाभांश का मतलब होता है कि मान लो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने 36,000 रुपये शेयर होल्डर्स को देने के लिए बात करी। अब उसमें जो है इक्विटी शेयर थे, उसमें जो इक्विटी शेयर थे वो थे 2,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 2,000 इक्विटी शेयर थे। तो उसमें जो है 2,000 इक्विटी शेयर को मिलने वाली अमाउंट कितनी है? तो पर शेयर की बात करें हम लोग तो एक शेयर होल्डर्स को कितने रुपए मिलने वाले हैं लाभांश के रूप में? 18 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये जो हिस्सा है वो डिविडेंड कहलाएगा, और ये भी अमाउंट एक डिविडेंड की अमाउंट कहलाएगी। तो आप लोगों को ये भी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि लाभांश के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो लाभांश के प्रकार की बात करें तो लाभांश के प्रकार जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड। अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया हुआ है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कि सबसे पहले बात करी जाती है कि समता अंशों पर लाभांश, समता अंशों पर देय लाभांश दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग समता अंशों की बात करें तो समता अंश कंपनी के ओनर होते हैं, समता अंशधारी जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं? वो कंपनी के ओनर होते हैं। अब इस पर जो लाभांश डिविडेंड दिया जाता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा डिविडेंड इक्विटी शेयर पर देते हैं हम लोग? तो एक देते हैं हम लोग अंतिम लाभांश, अंतिम लाभांश जिसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, इसको समझते हैं। और एक होता है अंतरिम लाभांश, अंतरिम या फिर इंटरिम डिविडेंड। इसको क्या मतलब है? ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतिम लाभांश और एक होता है हम लोगों का अंतरिम या फिर मध्य लाभांश, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या क्या होता है? इसी से क्वेश्चन भी आप लोगों के टीजीटीपीजी में पूछे गए हैं। और कॉर्पोरेट अकाउंट में अगर हम लोग बात करें, बीकॉम की बात करें, बीकॉम फाइनल ईयर की बात करें, तो उसमें एक चैप्टर है, ये पूरा आप लोगों को डिटेल में करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आती है कि अंतिम लाभांश की क्या है, कि संचालक जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर के द्वारा जो विभाजन योग्य लाभों में से प्रस्तावित तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा स्वीकृत किया गया लाभांश अंतिम लाभांश कहलाता है। मतलब डायरेक्टर ने मान लो कोई मीटिंग की, नॉर्मल मीटिंग हम लोग साधारण सभा जैसे बोलते हैं, मीटिंग की, उसमें अंशधारियों द्वारा जो स्वीकृत जो लाभांश होता है, अंशधारी जैसे मान लो कि हम कंपनी है, हमने बोला कि आप लोगों को, हम सभा में बोला मैंने कि हम लोग शेयर होल्डर्स को इतने रुपए डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर्स ने उसको स्वीकार कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इंटरिम डिविडेंड की, तो सामान्य शब्दों में दो साधारण वार्षिक सभाओं के मध्य देय लाभांश अंतरिम अथवा मध्य लाभांश कहलाता है।
तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है आप लोगों के लिए कि सामान्यतः शब्दों में इसमें जो ज़्यादा खास नहीं है आप लोगों को करना है कि सामान्य शब्दों में दो साधारण सभाएं के बीच में जो लाभांश घोषित किया जाए या फिर जिसका मतलब कि अनाउंस किया जाए उसे बोलते हैं अंतरिम लाभांश, और जो डायरेक्ट सभा में बोला जाए उसे मतलब मीटिंग में बोला जाए उसे बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड की बात अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या बात की उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने लाभों का बंटवारा किया। लाभों का बंटवारा करने के बाद शेयर होल्डर्स को दिया और शेयर होल्डर्स को जो मिलने वाली अमाउंट है उसे डिविडेंड कहा। और डिविडेंड करने के बाद हम लोगों ने डिविडेंड के टाइप जाने कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। समता अंशों को जब हम लोग इक्विटी शेयर को देते हैं वो दो प्रकार का डिविडेंड होता है। अब बात आती है कि जो हम लोग डिविडेंड घोषित करते हैं या फिर अनाउंस करते हैं उससे पहले क्या क्या कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं वो कंपनी अधिनियम में दी गई हैं, उनको हम लोगों को देखना होगा। तो बहुत सी बातें हैं, आप लोगों को बहुत सी बातें करके जानी हैं, तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उनमें से जो गिनी चुनी बातें हैं जो हम लोगों की मोस्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि लाभांश और कंपनी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान या फिर महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, पहली में ए बी और सी बात करके हम लोगों को करनी होगी कि कंपनी के संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभों में से लाभांश बांटना। कंपनी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए उन्हीं लाभों में से लाभांश घोषित या भुगतान कर सकती है जो ह्रास का आयोजन करने के पश्चात बचे हों। मतलब कंपनी जो है डिविडेंड उनसे दे सकती है। डिविडेंड मान लो कंपनी कह रही है कि हमें भाई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड भाई तुम उन्हीं से दे सकते हो अगर तुमने प्रॉफिट अर्न किया है उसी साल, तो उस प्रॉफिट से तुम डिविडेंड दे सकते हो। ह्रास के आयोजन के बाद जो प्रॉफिट बचे उसको तुम डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। और क्या बात है कि गत वर्ष या वर्षों के बिना बटे हुए लाभों, मान लो तुमको डिविडेंड जो प्रॉफिट है वो उस साल नहीं हुआ है, तो तुम क्या करोगे कि मान लो तुम्हारा गत वर्षों में कुछ प्रॉफिट रखा है, ठीक है, गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पास कुछ प्रॉफिट रखा है कंपनी के पास, तो उसमें से भी दे सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसमें ह्रास का आयोजन करने के बाद जो शेष अमाउंट बचे उसको दे सकते हो। मतलब इन्होंने बोला है बी पार्ट में यही बोला है कि गत वर्ष या वर्षों के बिना बटे हुए जो वर्षें पीछे रखी हुई हैं, मान लो गत वर्ष प्रीवियस ईयर में तो डिविडेंड नहीं, मान लो लाभ नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या करोगे कि तुम जो पिछले साल तुम्हें पिछले प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर में अगर तुम्हें कोई डिविडेंड मान लो प्रॉफिट हुआ है और वो तुम्हारे पास रखा है तो उसमें तुम डिविडेंड दे सकते हो। ये बात लिखी हुई है कि बिना बटे हुए लाभों में से लाभांश बांटना। यदि गत वर्ष या वर्षों के बिना बटे हुए लाभ हैं तो इन लाभों में ह्रास का आयोजन करने के पश्चात बचे हुए लाभों में से समान घोषित या वितरित किया जा सकता है। मतलब डिविडेंड घोषित किया जा सकता है। अब सी कंडीशन में जो लिखा हुआ है, सी कंडीशन का मतलब होता है कि ए कंडीशन और बी कंडीशन दोनों को अगर हम लोग उपर्युक्त वर्णित दोनों प्रकार के लाभों में से, मान लो कि गत वर्ष में भी है और प्रीवियस ईयर में भी है, दोनों को इकट्ठा करके भी तुम लाभांश को बांट सकते हो। ये बात तीसरी पार्ट में लिखी हुई है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि लाभांश को हम लोग किस में से बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में अगर रखा है प्रॉफिट तो उससे बांट सकते हो। मान लो प्रीवियस ईयर और बहुत सी प्रीवियस ईयर में आपके पास प्रॉफिट रखा है तो उसमें से बांट सकते हो। और मान लो अगर कि दोनों में से रखा है तो दोनों में से बांट सकते हो। ये बातें में जो लिखी हुई हैं तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर के बाद डी नंबर में लिखा हुआ है कि सरकार की गारंटी राशि से उस धन से जो केंद्रीय या राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी हुई गारंटी के अनुसार लाभ बांटने के लिए दिया है, लाभांश घोषित या वितरित किया जा सकता है। मतलब सरकार ने अगर मान लो कि गारंटी के रूप में कुछ दिया है और उससे तुम्हें लाभांश घोषित कहा है कि इससे लाभांश घोषित किए, तो आप लोग कर सकते हैं उसमें से भी। अब बात आती है कि लाभांश का भुगतान नकदी में होना। अगर मान लो कि सी नंबर में जो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि लाभांश का भुगतान केवल नकदी में किया जाएगा, ये बात भी इसमें महत्वपूर्ण बातों में है कंपनी अधिनियम के में कि लाभांश का भुगतान नकदी में किया जाएगा।
परंतु पूर्णदत्त अधिलाभांश अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी के संचयों या लाभों का पूंजीकरण किया जा सकता है तथा कंपनी के सदस्यों के अंशों पर अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बातें अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को वो करना है जो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि आप लोगों का थ्योरी बेस्ड पेपर है। आप लोगों को वो लिखना है जो आप लोगों को जल्दी से और सटीक से ज्ञान मतलब कि याद हो जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात में जो लिखा हुआ है, जो लाभांश नकदी में दिया जाता है उसका भुगतान चेक से या फिर वारंट, चेक या वारंट निम्नलिखित में डाक पास डाक द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब कि जो लाभांश हम लोग नकदी में भुगतान करते हैं उनको चेक से कीजिए, मतलब नकदी में किए जाते हैं तो उनका भुगतान चेक या फिर वारंट के द्वारा हम लोग करते हैं। और नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि लाभांश का भुगतान पाने के लिए अधिकृत अंशधारियों के रजिस्टर पतों पर होना चाहिए। लाभांश का भुगतान करने के लिए जो अंशधारी हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और उनके पते भी होने चाहिए। क्यों पते होने चाहिए? क्योंकि हम लोग उनकी डाक भेजेंगे तो किस पे भेजेंगे भाई, ठीक है ना। तो संयुक्त अंशधारियों की दशा में, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स की दशा में उस अंशधारी के रजिस्टर्ड पते पर जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में संयुक्त अंशधारी के सबसे पहले स्थान पर है, या फिर मतलब जैसे मान लो कि शेयर होल्डर्स है, कोई शेयर होल्डर्स उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब उसने क्या किया, उसने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में अंकित हो गया, मतलब उसका नाम लिख गया। अब उसने जो शेयर है उसको मान लो दूसरे को बेच दिया, तो कंपनी जो चेक भेजेगी वो किसके नाम पे भेजेगी? जो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है उसको भेजेगी, ठीक है। उस व्यक्ति की जिसका पता अंशधारी या संयुक्त अंशधारियों द्वारा लिखित में कंपनी में दिया गया है। ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि लाभांश रजिस्टर अंशधारियों को देना। कंपनी द्वारा लाभांश केवल रजिस्टर अंशधारियों या उनके द्वारा निर्देशित व्यक्तियों या उनके द्वारा बैंकों को दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के द्वारा जो लाभांश दिया जाएगा वो रजिस्टर अंशधारी या उनके द्वारा, अगर मान लो हमने किसी को निर्देशित किया है तो उसको कर सकते हैं, या फिर उनके बैंकरों के द्वारा, ठीक है। तो ये बातें कंपनी में साफ साफ लिखी जाएंगी रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। बात आती है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बात करते हैं हम लोग। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं इनको अगर आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट पॉइंट है उनको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। बात आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बात करते हैं हम लोग। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बात करते हैं तो डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये बातें हम लोगों को आती भी हैं और बहुत सी नहीं भी आती हैं। इनमें सबसे पहली बात है कि संचयी पूर्वाधिकार अंश, इन्हें बोलते हैं हम लोग संचयी पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं। और एक होता है हम लोगों का असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे ध्यान से कि संचयी पूर्वाधिकार जो अंशधारी होते हैं, पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है हम लोगों का कि डिविडेंड का जो रेट है वो आप लोगों को पहले पता होगा। तो डिविडेंड का जो रेट होगा वो आप लोगों को, मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी ने मान लो कि उस साल डिविडेंड, मान लो उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उसको, उस साल उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी, जो आप लोग कहेंगे कि पूर्वाधिकार अंश को लाभांश नहीं देगी, मतलब डिविडेंड नहीं देगी, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश हैं। अगर मान लो कंपनी के जो हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश हैं, तो कंपनी क्या करेगी, मान लो उसको, कंपनी को उस साल डिविडेंड प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लो अगली साल होता है तो अगली साल उसको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो डिविडेंड है वो संचय हो गया, कंपनी में संचय हो गया। संचय का मतलब होता है कि आज कंपनी ने नहीं दिया लेकिन कल देगी, देना पड़ेगा। तो संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं उनमें यही बात आती है कि संचयी पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को प्रति वर्ष एक निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है। अगर किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न होने के कारण उन्हें लाभांश न दिया जा सके तो लाभ के वर्षों में, जो लाभ के वर्ष आने वाले वर्ष हैं उसमें लाभ होगा, उनको सबसे पहले उनको बकाया लाभांश का भुगतान किया जाएगा, बाद में वर्तमान वर्ष का लाभांश दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और दूसरी नंबर बात में अगर असंचयी की बात करें तो असंचयी में अंशों के धारकों को केवल लाभ के वर्षों में लाभांश घोषित किए जाने की दशा में ही लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है।
अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं होता है, पर्याप्त लाभांश नहीं होता है, तो उसको लाभांश देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, संचयी और असंचयी में आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है भागयुक्त। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। भागयुक्त का मतलब होता है कि सबसे पहले आप लोग बात करें तो मान लो कि शेयर होल्डर्स को हम लोग पैसा देते हैं, तो सबसे पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर को देने के बाद आप लोग कहेंगे कि इक्विटी शेयर को तो हम लोग पूरी पैसा देते थे, जो शेष अमाउंट बचती है वो सारी की सारी इक्विटी शेयर की होती है। लेकिन कुछ कंडीशनों में क्या होता है कि इक्विटी शेयर पर भी मान लो कि 20% इक्विटी शेयर को दे रखता है और 11% प्रेफरेंस शेयर को दे दिया। उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचती है तो उसमें जो है भाग लेने का अधिकार किसका होता है? भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी का होता है। अंशों के धारकों को, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को पहले निश्चित दर से लाभांश देने के बाद समता अंशों को लाभांश दिया जाता है। इस क्रम में लाभांश का भुगतान करने के पश्चात यदि लाभों में से कोई राशि अवशिष्ट रह जाती है या रह गई है या बची है तो उसमें से भी पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश पाने का अधिकार होता है। और बकाया संचयी पूर्वाधिकार अंश, बकाया संचयी पूर्वाधिकार लाभांश को बट्टे के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। बट्टा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चिट्ठा, मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाते हैं। ये बात भी आप लोगों की लिखी हुई है। और आज का हम लोगों का आखिरी टॉपिक लिखा हुआ है कि अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के बारे में जानते हैं कि इसका आशय कंपनी के संचालक का यह दायित्व है कि लाभांश घोषित होने के 30 दिन तक लाभांश का भुगतान कर दे। मान लो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका एक दायित्व है, उनकी एक लायबिलिटी है कि उन्होंने अगर लाभांश घोषित किया है तो उसके 30 दिन के अंदर उनका जो है पेमेंट उनका जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाना चाहिए, भुगतान कर दे अथवा लाभांश वारंट पंजीकृत अंशधारियों के पास भेज दे। मतलब शेयर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वारंट होता है कि भाई हम तुम लोगों को इतने हिसाब से पेमेंट करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा लाभांश जिसका भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसके संबंध में लाभांश अधिपत्र जारी नहीं किए गए हैं उन्हें अदत्त लाभांश कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने लाभांश के बारे में जाना, डिस्पोजल ऑफ डिविडेंड के बारे में जाना कि हम लोगों ने किस प्रकार से हम लोग इसको जानने वाले हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।